FeCO5 का आयुपैक नेम क्या होगा? तो जेई वाले बच्चे आज अपन कल से या फिर अगले हफ्ते से आप अपनी बैच में शिफ्ट हो जाओगे ना, ठीक है? खत लिखना, बोल भाई। आयुपैक नेम FeCO5। CO का क्या था? CO का कार्बोनिल, तो क्या बोलेगा? पेंटा कार्बोनिल आयन। ठीक है, बैठ जाओ। चलो जिया मेहता से बात करते हैं। बोल FeCO5 का ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन का ज्योमेट्री क्या होगी? 5 लिगेंड है, क्या ज्योमेट्री हो सकती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या ये सही बोल रही है? अगर मुझे FeCO5 का स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो ये बच्ची मेरी बोल रही है कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल नहीं। और एक ट्राई कर, और एक अटेम्प्ट ले। FeCO5 और एक अटेम्प्ट ले। चल मैं देखो थोड़ा सा एंड दो। FeCO5 का ज्योमेट्री क्या होगा ये देख ले। यस, क्या बोलते हैं इसको? ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। एक और बात बताओ, FeCO5 का EN नंबर कितना है? EN, चलो देखो ये भी लिख के दे दिया, ये भी लिख के दे दिया। चल ये नहीं पता, चल ये भी लिख के दे दिया। चल ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो बोलो 36। मतलब EN रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बैठ जाओ, थोड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं बताइए। बताओ क्या नाम है तेरा? चलो एक बात बता मेरे को, EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? EDTA में EDTA कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा EDTA का? +4 -4 +6 -6। बोलने का नहीं है, रुक। माइनस, वेरी गुड, राइट आंसर। बैठ जाओ। चल तू बताओ। एक तेरे पास कॉम्प्लेक्स है COEN ट्वाइस Cl2। इस कॉम्प्लेक्स का ये ले यहाँ पे, मेरे को बताइए इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी 5 बोल रही है। क्या ये सही बोल रही है? सेकेंडरी वैलेंसी 5, सेकेंडरी वैलेंसी 5 बोल रही है अपनी बच्ची। 5 राइट है क्या? 5 राइट है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या 5 होगी? EN मतलब क्या होता है? इथिलीन डायमाइन। क्या है? इथिलीन डायमाइन। एक बार है कि दो बार है? दो बार है। तो ये ले इथिलीन डायमाइन 2 बार ले, यहाँ पे बना लेते हम लोग। इथिलीन डायमाइन 2 बार बना लिया। और क्या है? 2 क्लोरीन है ना। ये ले 2 इथिलीन डायमाइन और 2 क्लोरीन। ले 1 क्लोरीन और ये ले दूसरा क्लोरीन। अब तो बोल बच्चा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? यस, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? 7 क्यों बोल रहे यार? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6। क्या बात कर रहा है रे तू? तू खड़ा हो, बैठ जा बेटा। वैसे भी कुछ अपने को आता नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? मेरे को पता है तेरे को नहीं आता, इधर उधर से सुन के कुछ भी बोलेगा। पढ़ने आता है, बात करने आता है रे। क्या 4 है? क्या गलत बोल रहे हैं? पता है देखो ये पता है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब पता है जो तू आंसर बता रहा है? कुछ भी नहीं पता है, चुपचाप बैठ के सुनना। बाहर निकालूंगा तेरे को इसको साथ में। पढ़ने वढ़ने का कुछ है नहीं। बोलना कितना है? तू वो सब छोड़, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तू आंसर छोड़। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी वैलेंसी? क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी? नहीं पता, इसको भी नहीं पता। तू इधर उधर, हाँ बता। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ तो ये तेरे को बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या अब मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता कितना आएगा, तो तेरे को वो भी नहीं पता। ये देख, इसका 0, अब मतलब EN का कितना होगा? 0, चाहे 2 रह जाए 10 रहे। इसका -1 तो -2 हो जाएगा। और ये ले, चल बता अभी कितना आएगा? कितना आया? 3। बैठ जाओ। चल हर्षवर्धन बता।
EN रूल अपने को किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने EN रूल दिया था? EN रूल वाज गिवन बाय किसने दिया था? ये पढ़ के क्या नाम लिखा है? सिडविक। क्या EN रूल है कि सेंट्रल मेटल आयन कब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? जब तक उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन कितने नहीं हो जाते हैं? हाँ, स्टेबल नहीं होता और इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड नहीं करता है तब तक। ठीक है, चल समीर खड़ा हो जाओ। देखो समीर के लिए मेरे पास क्या सवाल है, देखते रहो आप। ठीक है, ये तेरा ऑप्शन ए है। ठीक है, पहले तू मेरे को बताना कि इसमें क्या हो रहा है, फिर मैं तेरे से सवाल पूछूंगा। ये आपका ऑप्शन बी है। कौन बात कर रहा है? चुप बैठना जरा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये Cl3 है। एक क्लोरीन बाहर, 3 क्लोरीन बाहर। अब कितना क्लोरीन बाहर लिखूंगा मैं? 2 क्लोरीन बाहर लिखूंगा। चलो एक बात बताओ, A, B, C, D में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? विच कॉम्प्लेक्स इज मोर आयोनिक? ए इज द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर। कौन होएगा? ए तो नहीं होएगा। कौन? डी भी नहीं होएगा। ये लोग जो बोल रहे हैं वही बोलना, सुन के बोलना। इनका सही है, तुम लोग का सही है। कौन सा है? बी। क्यों बी होएगा? अरे काउंटर आयन गिन ना बेटा, 3Cl माइनस और CONH3। ठीक है, ये 3 प्लस, तो 3 और 1 4। नंबर ऑफ काउंटर आयन कितना हो गया? 4। अभी ये चैप्टर को ना सोल्यूशन चैप्टर से लिंक करता हूं। अगर आपको पूछा कि इस कॉम्प्लेक्स का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? वेंट ऑफ फैक्टर ले 1 माइनस अल्फा, अल्फा और ये 3 अल्फा, तो वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। ये ले, चल कट। 1 प्लस 3 अल्फा। उसने बोला है कि एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, पूरा आयोनाइज्ड हो गया, 100% आयोनाइज्ड हो गए, तो क्या ले लेने का? ये 100% मतलब 100/100 कितना होएगा? 1, तो 1 प्लस 3, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 4। समझा? अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स भी 100% आयोनाइज्ड हो गया तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? नंबर ऑफ काउंटर आयन इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर। सीधा, मगजमारी नहीं करने का। कितना काउंटर आयन था इसका? 4, तो 4 वेंट ऑफ फैक्टर। इसका काउंटर आयन कितना है? 2 ये और 1 ये, 3। समझ में आया इस तरीके से? दूसरा सुन, अगर मैंने ये सबके सोल्यूशन में AgBr डाला, क्या बोला? कौन सा सोल्यूशन प्रेसिपिटेट नहीं देगा? कौन सा सोल्यूशन प्रेसिपिटेट नहीं देगा? सी वाला प्रेसिपिटेट नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन क्या है? अंदर है, तो ये नहीं देगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, बैठ जाओ। बराबर दिया नहीं यार आंसर? यार तू कुछ देगा आंसर? चल खड़ा हो जाओ, बोल। चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मेरे को एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इस स्ट्रक्चर का खाली नाम बता देना तू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर इट इज यूज्ड? बोलो। ये गर्ल्स ने बताया है, सुना नहीं तूने? कहा, क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का? सिस्प्लैटिन। किधर यूज होता है? कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी। नहीं बता पाया? EDTA का दो यूज बता। EDTA का एनी 2 यूजेस ऑफ EDTA? लेड पॉइजनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और एक बता, इंसुलिन कंटेन्स विच मेटल? इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है? जिंक मेटल होता है इंसुलिन में। ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्लोरोफिल। हाँ सही बोला। क्लोरोफिल में क्या होता है? हाँ, मैग्नीशियम, Mg+2। समझा? बैठ जाओ। तू कुछ बताएगा? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, आया है तो लेक्चर में। पढ़ाई करके तो आया नहीं। हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ। बता, सही से बता, पढ़ाई किया है कि नहीं किया है? क्यों नहीं पढ़ाई किया? मान लेते कि चल संडे एग्जाम है, तो संडे एग्जाम को पढ़ाई कर रहा होगा। नहीं, संडे एग्जाम को पढ़ाई किया तो संडे एग्जाम को बता। चल सर संडे अल्कोहल फिनोल ईथर का एग्जाम है, आप अल्कोहल फिनोल ईथर का पूछो ना। ये क्या पढ़ रहे हो? ये क्या कुछ भी पूछ रहे हो मेरे को? ठीक है दोस्त, तेरे को संडे एग्जाम का पूछते हैं। तू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ाई करके आया, नहीं रिवाइज करके आया, तो संडे एग्जाम का बोल। चल
ठीक है, तू संडे एग्जाम का ही बता दे, चल छोड़ मेरे को, जाने दे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मत बता। बोल ए और बी में से व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ऐसा पेज पलटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता ही होना चाहिए। ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा? हाँ सही बोल रहे, वो बोल रहे, तू क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं किया? कब करेगा फिर? एग्जाम के बाद करेगा, अगले साल करेगा। बोलो रे बी क्या है भाई? आउट ऑफ वाला मार्क्स, चलो केमिस्ट्री का स्कॉलर सबसे ज्यादा मार्क्स उसको आया है, बोल बेटा बी क्या आएगा? जल्दी बोल, नहीं समीर बता देगा, सेकंड टॉपर है वो, पहला तू ही है। क्या बनेगा? हाँ गधा आदमी करे तू, कुत्ता है एक नंबर। ईथर रहेगा ये, Cr2O3। अब तू दो गाली दे इसको, मतलब दे, मतलब मन में दे, हाँ मन में दे। क्या होगा बेटा? ये क्रोमिक एसिड इज यूज फॉर वन स्टेप ऑक्सीडेशन, एक स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद में रिएक्शन रुक जाएगा। क्या बन रहा है ये? एसिटल्डिहाइड, इधर लास्ट तक होएगा। क्या यार, ये टू स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते और ये वन स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते। इतना देर को नहीं आया, चल और एक सवाल पूछता हूँ, और एक नहीं आएगा, तू बैठ जा। अली आया कि नहीं आज? कहाँ गया तू? पीछे क्यों बैठा आज? चलो अगर मैंने इसमें Al2O3 डाला और मैंने बोला कि चलो ये प्रोडक्ट बताओ व्हाट इज सी, Al2O3 डाला और बोले क्या है? कस्तूरी बता, अपने दोस्त के साथ में डिस्कस कर, जल्दी अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करके बताओ। स्नेहा से डिस्कस करने को बोल रहा हूं मैं। बोल स्नेहा क्या होएगा? स्नेहा, श्रेया, सॉरी क्या है यार, श्रेया है ना तू? क्या होएगा? सी क्या होएगा? अच्छा वो सब छोड़ो, Al2O3 काम क्या करता है वो तो बताओ। पता है? नहीं, साइड में छोटा सा कोने में लिखाया था मैंने, नोट में लिखाया था, Al2O3 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये? अल्फा बीटा एलिमिनेशन करो, इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन। क्या है यार, कचरा करते हो यार, बैठ जाओ। कुछ नहीं बताया, तेरे को भी आया नहीं, ये इथीन बनेगा। मार्क्स लाते हो तुम लोग फुल मार्क्स, ये इतना पता नहीं है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अपने पास अपने सिलेबस में कितना डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सुन ले। Al2O3 या तो ये रहेगा तो डिहाइड्रेशन करने का, P2O5 रहेगा तो ये डिहाइड्रेशन करने का, और H2SO4 से डिहाइड्रेशन करने का, H2SO4। ये तीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपने पास में सिलेबस में है, समझा? तीन डिहाइड्रेटिंग है, चौथा आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिखाई नहीं देगा। LiLH4 रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग कंपाउंड, वो डिहाइड्रेशन नहीं करवाएगा। क्या यार शिट यार, गुस्सा आ रहा है। चलो एक और बताओ भी, चलो क्या अगर आपको एरो पे ऐसे P2O5 दे दिया और बोला है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड, अब तो बताओ, बता भी दिया P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अब क्या कंपाउंड बनेगा? वंशिका बोल क्या बनेगा? CH3CONH2 P2O5 क्या बनेगा? क्या बनेगा? करो ना, डिहाइड्रेशन करो, क्या आ रहा है देखो, H2O निकालो। वंशिका ट्राई तो कर, बोल समीर भाई बोलो। हाँ डिहाइड्रेशन करो, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए डिहाइड्रेशन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो एडवांस वाला बच्चा है तू, सीईटी वाला थोड़ी है। एडवांस वाले बच्चे को ऐसा लिखा नहीं कि हाँ सर ये आंसर है, चलो। क्या यार तू ऐसे करेगा? ये मोबाइल दे इसको, जा लेंस पे सर्च करके आ, जा हर्षवर्धन जा सर्च करके आ, वॉशरूम में जाके करके आ, देख जेब में ही रखा रहेगा, देख मैं अपना मोबाइल रखेगा नहीं, हाँ सर बाहर, मैं मोबाइल रखता नहीं हूँ बाहर। हाँ बोल बेटा। मत बैठ उधर, आजा इधर, आजा आगे आजा, मत बैठ, तू ही जाके बैठा ना, मैं तो तेरे को पहले ही से बोलता था आगे बैठ जाओ।
क्या पता किसी का कल ज्यादा हो गया रहेगा बिरयानी, किसी की बिरयानी हो ज्यादा हो गई। कौन बोला है? इधर आके बैठ जा ना, मैं तेरे को कब बोला कि तू पीछे बैठ, तू ही आगे। ए बोलो इसका आंसर क्या है बच्चों? ये क्या निकल गया? अबे तो क्या बचा अभी? CH3CN, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल साइनाइड एसिटोनाइट्राइल। समझा? पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया है कि नहीं किया यार? ठीक है, जाने देते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतना रिवीजन हो गया है और तुमको भी पता चल गया है कि तुम कितने प्रिपेयर हो, मेरे को भी पता चल गया है। चलो हेडिंग लिखो। ऐसा वॉच क्यों पड़ा है? ये अंकल लोग का टाइप का है। तू नया एकदम यंग लड़का छोकरा, ये अंकल लोग वाला क्यों वॉच पहन रहा है? डूड है ना, तो ये सब 50-60 वाले उम्र वाले पहनते हैं। तू इतना स्मार्ट, एकदम यंग, हैंडसम, ड्रेसिंग, चॉकलेट बॉय पर्सनालिटी, ये वॉच पहना है तो यार ये घड़ी देख के ही गर्लफ्रेंड भाग जाएगी तेरी। अंकल टाइप है ये, देख। मेरा नहीं, शिवम का। कुछ भी रहने दे, पटेली तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो। आज का टॉपिक है अपना, ये क्या लिखा है हेडिंग? CFST। क्या लिखा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। CFST का मतलब क्या होता है? CFST का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। आओ चलो देखते क्या है। लॉजिक समझा देता हूं, ठीक है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी क्या होता है वो देखते, लॉजिक देखते थे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, चलो स्टार्ट कर दे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी मस्त आराम से सुनने का, पहले 10-15 मिनट ऐसे सुनने का एकदम आराम से, तुमको समझ जाएगा कि क्रिस्टल फील्ड, अच्छा इसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, ठीक है? क्रिस्टल फील्ड क्या बात आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है यार? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी यहाँ आगे तक थोड़ी आ रहा है। हाँ क्या कर सकते हैं बोल? चलो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी अभी सुन। देखते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी क्या बोलता है। कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनता है? मेटल के बीच में, मतलब मेटल नहीं, एक्चुअली मेटल आयन के बीच में और लिगेंड्स के बीच में। किसके बीच में बनता है? मेटल आयन एंड लिगेंड्स। कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दो जरा। मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। दोनों के पास कुछ तो भी है और कुछ तो भी नहीं है। सर इसका क्या मतलब है? कुछ तो भी है कुछ तो भी नहीं है, दोनों का कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अभी जैसे कि तू एक फ्लैट ओनर है, तेरे पापा के पास, तू तो नहीं है, तेरे पापा के पास में 2 फ्लैट है, बरोबर है? एक में आप रहते हो, ये 3 BHK का, ठीक है? तेरी वाली आएगी तो एक रूम है इसमें, और एक 3 BHK फ्लैट है वो खाली पड़ा है, तो तेरे पापा क्या करेंगे? भाड़े पे दे देंगे, बरोबर है? और कोई मुंबई में नया कोई भी इंसान आया, हमारे जैसे कुछ गरीब लोग आए, उनके पास में घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है? तो तू क्या करेगा? तेरा 3 BHK फ्लैट क्या करेगा? भाड़े पे दे देगा, और इससे तू क्या लेगा? पैसे लेगा, 50,000 रुपया महीना लेगा तू, बरोबर है? हाँ 3 BHK का रेंट 50,000 बस ना, ज्यादा होएगा? ये रेंट है, 1,19,000 रेंट है, मतलब 3 BHK का। क्या बात है यार, कहाँ लिया है तू? तो फिर तू क्यों पढ़ाई कर रहा है? अरे रेंट लेना, जितना इंसान कमा रहे उतना तो। और तुम लोग कितने भाई बहन है? 2, तो 1,20,000 पकड़ ले, आधा डिवाइड किया तो 60,000 तेरा, 60,000 तेरे भाई का। ऐसा एक घर थोड़ी और भी है। तू क्यों पढ़ रहा है भाई तू? अरे आपका हो गया काम, आप जाओ घर पे, तू पढ़ाई कर भाई, तेरे को पढ़ने की जरूरत है, तू जा भाई। सही है यार। अच्छा ये रेंट मैंने गलत लिखा है 3 BHK का? चल ठीक है भाई, 1,20,000 लिख देते, 1,20,000 रुपया रेंट है। चल तो
तेरे पास घर है और इसके पास में पैसा है, बरोबर है, लेकिन इसके पास में घर नहीं है। तो मेटल और लिगेंड्स के पास में भी सेम चीज होती है। मैं इसको रिलेट कर रहा हूं अपने मेटल आयन के पास में। मेटल आयन के पास में घर है मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल? एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, बरोबर है। एफ की बात नहीं करेंगे, एस पी डी की बात करेंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल मेटल आयन के पास में है, लेकिन मेटल आयन के पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं, उसका घर खाली पड़ा है। जैसे तेरे पास 2-3 फ्लैट है, एक में रहता है, बाकी खाली पड़ा है, ठीक है। और लिगेंड्स के पास क्या है? लिगेंड्स के पास में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रखने का जगह नहीं है। समझ में आया किसके पास क्या है और क्या नहीं है? मेटल आयन के पास में क्या है? ऑर्बिटल है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। लिगेंड्स के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बट उसको रखने का जगह नहीं है। तो क्या होएगा? मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल, मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसकी जरूरत ज्यादा है? कौन किसको अप्रोच करेगा? मेटल लिगेंड्स के पास जाएगा कि लिगेंड्स मेटल के पास आएगा? है ना। अभी जैसे कि तू रेंट पे देगा घर, तो जो घर ले रहा है वो तेरे को ब्रोकरेज देगा ना, सामने वाले को ब्रोकरेज। तू थोड़ी देगा कि ये लो 50,000 ले लो, मेरा घर रेंट पे डाल दो, सामने वाला देगा। तो लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेगा। लिगेंड्स क्या करेगा? मेटल को अप्रोच करेगा और मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रख लेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसके बीच में बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रख लेगा, बराबर। अब मेटल, ठीक है, मेटल के पास आ रहा है लिगेंड्स, और लिगेंड्स दो जगह से अप्रोच करता है। किधर से अप्रोच करता है? दो जगह से अप्रोच करता है। पहले एक बात याद रखो कि लिगेंड्स कहां से आता है। ये बीच में सेंटर पे मेटल है, बराबर है। या तो लिगेंड्स एक्सिस के ऊपर से आएगा। किधर से आएगा? हाँ, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर मतलब ऑन द एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस से आएगा, या तो वाई एक्सिस से आएगा, या तो जेड एक्सिस से आएगा। ठीक है, एक रास्ता क्या हो गया? एक्सिस के ऊपर से आएगा। दूसरी बात क्या बता रहा हूं, एक्सिस के ऊपर से नहीं आएगा, एक्सिस के बीच में से आएगा। कहां से आएगा? एक्सिस के ऊपर से नहीं आएगा, एक्सिस के बीच में से आएगा। कि एक्सिस के ऊपर से नहीं आता हूं, एक काम करता हूं, एक्सिस के बीच में से लिगेंड्स के पास, लिगेंड्स मेटल के पास आ जाएगा। इतनी बात समझ गई? थोड़ी थोड़ी बात समझाओ, एक ही साथ में सब समझा दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। क्या मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनेगा? मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में बनेगा। ठीक है, मेटल आयन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। कौन कौन से वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं इसके पास? एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी। इसके पास क्या है? हाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या नहीं है? हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो कौन किसको अप्रोच करेगा? किसकी जरूरत ज्यादा है? कुआं प्यासे के पास जाएगा कि प्यासा कुएं के पास आएगा? कुआं प्यासे के पास थोड़ी चल के जाएगा। मेटल आयन बोलेगा मैं थोड़ी जाऊंगा, मेरे पास तो क्या है? ऑर्बिटल है, मैं नहीं आऊंगा। किसको आना पड़ेगा? लिगेंड्स को आना पड़ेगा। ठीक है, लिगेंड्स बोलता है मैं दो रास्ते से आ सकता हूं। कौन कौन से दो रास्ते से आ सकता हूं मैं? ऊपर से और नीचे से नहीं बोलने का, बोलने का एक्सिस के, या तो एक्सिस के ऊपर से आएगा, हाँ, तो एक्सिस वर्ड यूज करने का, एक्सिस, ऑन द एक्सिस। और क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द एक्सिस। गधा है कह रहे, तो कुत्ता है कह रहे। ऑन द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस क्या है रे? ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। या तो एक्सिस के ऊपर से आएगा, या तो एक्सिस के बीच में से आएगा। यहां तक की स्टोरी समझ गई? आगे वाली स्टोरी में लफड़ा करोगे तुम लोग। यहां तक समझ में आ गया? एकदम पूरा लोकल लैंग्वेज में देखो समझा दिया। अब आगे की कहानी सुन। मेटल के पास में जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा रहेगा, सुन रहे भाई, मेटल के पास में जो डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के 5 डीजनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं। डीजनरेटिव ऑर्बिटल मतलब हैविंग सेम एनर्जी लेवल। क्या बोला? डीजनरेटिव ऑर्बिटल मतलब हैविंग सेम एनर्जी लेवल। अब 5 है ये डी एक्स वाई, और क्या था? डी वाई जेड, और क्या था? डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, इनको बोलते हैं डीजनरेटिव ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हैविंग सेम एनर्जी लेवल। ये वाले जो ऑर्बिटल है इनको हम लोग बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं?
these orbitals are present in between the axis. ये ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है बच्चों आपके? इन बिटवीन द एक्सिस. और ये ऑर्बिटल कहाँ से प्रेजेंट है? ऑन द एक्सिस. समझ में आया? ये किसके पास ऑर्बिटल है? मेटल आयन के पास में. ठीक है, कि मेटल आयन के पास में डी ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, सबकी एनर्जी लेवल सेम है. ये एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस के ऊपर है. अब एक आसान सा सवाल बताने का. ठीक है, अभी इधर से तुमको थोड़ा समझ में कम आएगा, इधर से सब लोग समझ नहीं पाएंगे. जिसको दिमाग होएगा वही समझ पाएगा. ठीक है, अगर इन केस मेटल है ना, मेटल एक्सिस के ऊपर से आ रहा है. मेटल कहां से आ रहा है? हाँ, मेटल आ रहा है ऑन द एक्सिस से आ रहा है. तो ऑन द एक्सिस से आ रहा है और उसने डी ऑर्बिटल का दरवाजा खटखटाया कि मेरे को अंदर ले, तो उसके सामने कौन आएगा? कौन? T2G ऑर्बिटल मिलेगा कि उसको EG ऑर्बिटल मिलेगा? हाँ, मतलब लिगेंड्स आया, लिगेंड्स ने मेटल का डी ऑर्बिटल खटखटाया. कहां से लिगेंड्स आया? ऑन द एक्सिस. तो लिगेंड्स का डोर कौन खोलेगा? लिगेंड्स को डोर पे कौन मिलेगा? EG मिलेगा कि T2G मिलेगा? क्यों नहीं समझ रहे यार तुम लोग? सीधा सीधा कहानी है, लिगेंड्स आ रहा है, एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, मेटल का डी ऑर्बिटल खटखटाया, बोला डोर खोल के मेरे को अंदर ले, EG मिलेगा कि T2G मिलेगा? क्या बोल रही है तू? ऑन द एक्सिस तो कौन मिलेगा? EG मिलेगा. समझा? तो ये और इसका लिगेंड्स का फेस किसके साथ होगा? T2 के साथ क्यों होगा कि EG के साथ होगा? EG के साथ. समझा? ऐसा नहीं है कि मेटल आयन के पास में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं, थोड़े तो इलेक्ट्रॉन है ना. ऐसा नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे जीरो होते हैं, कुछ तो रहता है ना, 3 4 5. अपन ने देखा अनपेड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, स्पिन पेयरिंग होता है, कभी कभी नहीं भी स्पिन पेयरिंग होता है, जीरो थोड़ी है. तो जो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कुछ इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा. गधा है तू? इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है? रिपल्शन होता है. सुन जरा, ये 5 ऑर्बिटल. ठीक है, मैं बोला था ये समझ में नहीं आएगा सबके, बरोबर से सुन. अगर ये नहीं समझा तो दूसरा केस 2 भी नहीं समझेगा. ये फर्स्ट केस है, लिगेंड्स कहां से आ रहा है? ऑन द एक्सिस. मेटल का डी ऑर्बिटल खटखटाया, ये वाला आया, बोला हाँ क्या है बोल. तो जैसे ही डोर खोलेगा तो किसके बीच में रिपल्शन होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा. जब रिपल्शन होगा तो कौन सा? और यही सामने ये पड़ा है ना, तो ये ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा. तो ये दो एनर्जी, ये जो एक सेम एनर्जी लेवल है ना, सेम एनर्जी लेवल, अब ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा. ये जो ऑर्बिटल है दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा. लिगेंड्स के सामने कौन आ रहा है? T2G आ रहा है कि EG आ रहा है? EG. तो EG की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. EG की स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. उसके इलेक्ट्रॉन ही उसके सामने है, उसने इधर से एंटर किया और यही इलेक्ट्रॉन उसके सामने ऑन द एक्सिस पहले. तो EG ऊपर चला जाएगा और T2G क्या होगा? ये क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा. ये दो ऑर्बिटल क्या हो गए? स्प्लिट हो गए. समझा? जो एक डीजेनरेट ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी लेवल सेम थी, अब लिगेंड्स के आने की वजह से क्या हो गई? स्प्लिटिंग हो गई. अब वो दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए. इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी. अभी तो लिगेंड्स एक रास्ते से आया, दूसरा रास्ता कहां से आ सकता है लिगेंड्स बताओ? हाँ, तो ये EG हो गया, T2G. ठीक है, दूसरा कहां से आ सकता है वो? हाँ, दूसरा है वो मेटल आ सकता है. ये तो ऑन द एक्सिस आया. अब लिगेंड्स कहां से आ सकता है? इसके पास आना चाह रहा है, कहां से आएगा? इन बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, एक्सिस वाले दरवाजे खटखटा चुका है, वो इधर से आ चुका है. अब वो कहां से आएगा? इन बिटवीन द एक्सिस. जब वो इन बिटवीन द एक्सिस से एंटर करेगा तो कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उसको दिखेंगे पहले सामने? T2G की कि EG की? T2G. तो अब किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? T2G. तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3. और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2. तो यहाँ पे EG नीचे रहेगा और यहाँ पे क्या होगा? T2G क्या होगा? ऊपर होएगा. तो दो प्रोबेबिलिटी है, या तो ऑन द एक्सिस आएगा या तो इन बिटवीन द एक्सिस आएगा. ऑन द एक्सिस आया तो EG ऊपर, इन बिटवीन द एक्सिस आया तो क्या होगा? T2G ऊपर. समझा? और ये जो दो एनर्जी लेवल है, इनके बीच की एनर्जी, ये इसके बीच में कितना एनर्जी लेवल है? मतलब 10 डेका क्वाड्रेंट. मतलब ये जो दो एनर्जी लेवल है, ये 10 छोटे छोटे अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या आएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे. यहां तक ये लॉजिक समझा? मेरे को पता है ये वाले पार्ट में थोड़ा तुम लोग ने कचरा कर दिया, थोड़ा तुमको समझा नहीं. वापिस से मेरे को बताओ, देखता हूँ आधा क्लास तो बता ही सकता है. लिगेंड्स,
मेटल के पास आ रहा है ऑन द एक्सिस से, ऑन द एक्सिस से, तो बोलो कौन ज्यादा स्प्लिट होगा, ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन जाएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे को तो ऊपर कौन जाएगा वो बता दो। ऊपर कौन जाएगा Eg, और नीचे कौन आएगा। Eg में 2 ऑर्बिटल होते हैं, T2G में कितने होते, 3। ठीक है, चलो अगर दूसरी केस में लिगेंड्स कहां से आएगा, कहां से आएगा, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस आएगा तो कौन सी किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, T2G, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन उसको फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या आएगा, कम फेस करने को मिलेगा, समझा। हाँ चलो अभी इसके बाद एक और बात बताने वाला हूं, ये Eg हो गया, ये T2G हो गया, तो 2 केस हो गए, केस 1 और केस 2। ठीक है, अभी सुन, तू बता, तेरे पास ऐसे 2 हाथ है, मैंने तेरे को दोनों हाथ में ना, एक हाथ में तेरे को सेम वेट के तीन स्टोन दिया है, सेम वेट के, ये तूने एक हाथ में ऐसे पकड़ा है, और दूसरे हाथ में सेम वेट के, मतलब ये 5 स्टोन का वेट सेम है, 3 वेट को ऐसे उछाल ऊपर से, और एक 2 वाले को ऊपर उछाल, तो कौन ज्यादा ऊपर जाएगा, कौन ज्यादा ऊपर जाएगा, 2 वाला ज्यादा ऊपर जाएगा ना, है ना। तो ये जब ये 10 अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, 10 DQ मतलब डेका क्वाड्रेंट, तो ऊपर 6 और नीचे कितना रहेगा, 4, ऐसा 6 और 4, 6 4 10, ऊपर वाला ज्यादा, ये 2 पत्थर ज्यादा ऊपर जाएंगे। सुन ना दोस्त, अभी देखो 3 पत्थर दिया, तो ज्यादा ऊपर जाएगा कि कम ऊपर जाएगा, तो ये 4 और नीचे वाला क्या रहेगा, 6, समझा। ये याद रखना कि ये ज्यादा ऊपर, 2 रहेगा तो 2 ज्यादा ऊपर जाएगा, 3 कम ऊपर जाएगा। ये कुछ अलग बोल रहे हैं, तेरे एक हाथ में 50 किलो का पत्थर दिया और एक में 30 किलो का दिया, किसको ज्यादा ऊपर फेंक लेगा तू, 30 किलो। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं फालतू। अरे ये 5 का वेट सेम है ना, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का है, 30 किलो हाथ में और 20 किलो हाथ में है, तो 2 ऑर्बिटल की 2, ये वाला ज्यादा स्प्लिट होगा, ये वाला क्या होगा, कम स्प्लिट। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी कितना डिफरेंस है, 10, उसको बोलते हैं 10 DQ मतलब डेका क्वाड्रेंट, और ये एनर्जी को ही बोलते हैं हम लोग, ये एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो 5 डीजनरेटिव ऑर्बिटल को 2 अलग अलग एनर्जी में क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया। ये ऑर्बिटल को डीजनरेटिव ऑर्बिटल बोलते हैं, इनकी एनर्जी सेम थी, ये 5 भाई का एनर्जी क्या था, सेम, एक बाहर वाली आती है और इनको क्या करती है, 2 पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, बरोबर है। अभी तुम लोग छोटे छोटे लोग हो, तेरे 2 भाई है, तेरी शादी होगी तो तेरी वाली तेरे को लेके निकल जाएगी, बरोबर ना, झगड़ा करेगी। तो वैसे इसके साथ में हो रहा है, 5 सेम एनर्जी लेवल पे लिगेंड्स आया, अलग अलग क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, समझा। तो तेरी अपनी लाइफ से तेरे को रिलेट कर दिया, ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, समझा। अभी इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये लॉजिक समझ गया, स्टोरी समझ गई, क्या स्टोरी थी, किसके बीच में कॉम्प्लेक्स बनना था। हाँ, ये मैं लास्ट टाइम तुमको एक बार रिपीट करा रहा, फिर मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, आपको खुद लिखने का, मैं पढ़ूंगा तुमने क्या लिखा है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एच डेफिशिएंट। मेटल आयन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मेटल आयन के पास में इलेक्ट्रॉन है कि ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है कि फील्ड ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस एसिड। लिगेंड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड्स के पास में कौन से टाइप के ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल, मतलब उसके पास में फील्ड ऑर्बिटल है कि वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो लिगेंड्स मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देगा कि मेटल आयन लिगेंड्स को देगा, हाँ, लिगेंड्स मेटल आयन को अप्रोच करेगा कि मेटल आयन लिगेंड्स को अप्रोच करेगा, हाँ। लिगेंड्स के पास में अप्रोच करने के लिए कितने रास्ते हैं, कहां से अप्रोच कर सकता है, ऑन द एक्सिस और, हाँ। डीजनरेटेड जो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक T2G और एक T2G वाले किधर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और Eg वाले किधर होते हैं, हाँ। अगर लिगेंड्स एक्सिस के ऊपर से आया तो कौन सा ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, कौन ऊपर जाएगा, T2G की Eg। अगर एक्सिस के बीच में आया तो T2G की स्प्लिटिंग। ये कितना, ये दोनों के एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कितने अलग अलग डिफरेंट लेवल में डिवाइड होता है, 10।
T2G ऊपर गया तो ऊपर 6 लिखने का कि 4 लिखने का? T2G ऊपर गया है 4 और EG ऊपर गया तो 6। समझ में आया? ये हो गया अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। समझा? थोड़ा लिख के बताओगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? 10 अलग अलग एनर्जी लेवल, जैसे कि ये लाइन में 10 बेंच डाला है ना, हाँ तो 10, ठीक है। 5 ऑर्बिटल फिक्स रहते हैं ना डी ऑर्बिटल के, इसके लिए। चलो स्टार्ट मैं देता हूं। ड्यूरिंग द ये लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस बिटवीन, थोड़ा मैं स्टार्ट करा के दे देता हूं, नहीं तो तुमको यही नहीं होगा कि स्टार्ट कैसे करें। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस बिटवीन, formation of complex takes place between metal ion and ligand, metal ion and ligands। लिखा, formation of complex takes place between metal ion and ligands। metal has vacant orbital whereas ligand has lone pair of electron। ligand has lone pair of electron, lone pair of electron। नेक्स्ट वन में लिखो, मेटल आयंस आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। क्या लिखा? मेटल एज लिखा, मेटल आयंस आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ligands will approach the central metal ion, ligands will approach the central metal ion। कहां से अप्रोच करेगा? on the axis or in between the axis। ligands will approach the central metal ion from on the axis or in between the axis। फिर लिखो, the orbitals which are present on the axis, the orbital which are present on the axis dx square y square and dz square, dx square y square and dz square are known as, क्या बोलते हैं अपन? EG orbital, are known as EG orbital। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EG orbital। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बोलोगे? हाँ, the orbitals which are present in between the axis, the orbitals which are present in between the axis are known as which orbital? T2G orbital, are known as T2G orbital। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? T2G ऑर्बिटल। मतलब कौन कौन से होंगे? dxy, dyz, dxz, ये क्या होंगे? T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इफ ligand
will approach the central metal ion. Ligands will approach the central metal ion on the axis. Ligands will approach the central metal ion on the axis. Therefore, ligands will approach the central metal ion on the axis. Therefore, splitting of which orbital is maximum? Splitting of Ag orbital is maximum. और करके लिखना, और if will approach, आ जाएगा ना अभी तो. हाँ, दूसरा क्या लिखोगे? हाँ, मेटल आयन विल अप्रोच द लिगेंड कहां से? बिटवीन द एक्सिस. तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. चलो इसके बाद में हेडिंग लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अच्छा, अभी लिखने वाला काम सब आपका है, मैं खाली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप मेरे को बता देना कि क्या हुआ है इसमें. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब बच्चों कितने इसके पास में क्या रहेगा? तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से रहेगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, है ना? इस तरीके की ज्योमेट्री है ना. अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स अप्रोच करेगा एक्सिस के ऊपर से. इधर से अप्रोच करेगा एक्सिस के ऊपर से. तो किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, किसकी स्प्लिटिंग कम होगी, आप बताओ. हाँ, Eg की ज्यादा होगी और T2G की क्या होगी? कम होगी. ठीक है, Eg की ज्यादा होगी और T2G की क्या होगी? कम. तो लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है एक्सिस के ऊपर से. एक्सिस के ऊपर मतलब लिगेंड्स आएगा, ये लिगेंड है अपना. लिगेंड्स कहां से आ रहा है? एक्स एक्सिस से आ रहा है. और लिगेंड्स कहां से आ रहा है? ठीक है, कोई भी दो एक्सिस से लिगेंड आ सकता है. लिगेंड एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, इधर से भी लिगेंड आ रहा है. ठीक है, आपके एक्सिस हो सकते हैं एक्स वाई जेड. तो लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम द एक्सिस. तो कैसा रहेगा? कौन ऊपर जाएगा? T2G ऊपर जाएगा कि Eg ऊपर जाएगा? बोलो बच्चों. Eg ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर 6 होएगा कि ऊपर 4 होएगा? 6. ठीक है, तो ऊपर 6 होएगा, 6 और नीचे क्या आएगा? 4. अच्छा, इसको 0.6 और 0.4 भी लिख सकते हैं बुक में, ऐसे 0.6 0.4. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेशियो तो सेम ही है. तो ऊपर क्या आएगा? Eg और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे आपका? T2G. तो पूरी थियरी तुमको लिखनी है, मैं नहीं बताऊंगा. क्या आप लिखोगे, क्या लिखोगे पता है? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ligands will approach the central metal ion on the axis. Therefore, splitting of those orbitals are maximum which are present on the axis. Therefore, splitting of which orbital is maximum? Eg. ठीक है, and splitting of T2G is minimum. ठीक है, ऐसा ही आपको लिखने का है, लिख डालो. ये लिख लीजिए. चलो चल भाई, हो गया लिख के. तू बैठा क्यों है भाई? अरे लिखने का है, इसको स्टेटमेंट में लिखने का है. बैठा है और देख रहा है, बोले लिख रहा हूं. ये लिख लिया 0.6 0.4. जीरो 0.6 को और क्या लिख सकते हो? 3/5 लिख सकते हैं, और इसको 2/5. चलेगा ना? 3/5 0.6 ही होएगा ना, ये 0.4 ही होएगा ना. चलो डन.
आगे बढ़ते हैं। विराज भाई इसकी थियरी समझा देगा, बता। समीर थियरी समझा इसकी, क्या बोलेगा सर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्सिस के ऊपर से आता है, इसके लिए एक्सिस वाले ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और जो एक्सिस के बीच में उनकी स्प्लिटिंग कम होगी, ईजी ज्यादा T2G कम। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा होएगा, क्या होगा इसका? उल्टा। तो बताओ, चलो ये हो गया सबका, लिख के हो गया? ये लिख लेना 3/5 और 2/5 लिख लेना। हर्षवर्धन हो गया आपका? हाँ सर। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सॉरी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी इन विच कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आओ चलो देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब Ml4। अच्छा, इसमें कहां से आएगा? हाँ, बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड्स आएगा बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड्स आएगा बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच से आ रहे हैं। एक्सिस के बीच से आ रहे हैं, तो बोलो। तो पहले पांचों, एक 5 रहेंगे, फिर थोड़ा सा इनके बीच में रिपल्शन होगा, थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, फिर 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। अब बोलो बच्चों, ऊपर कौन जाएगा? T2G जाएगा कि EG जाएगा? T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे आएगा। मतलब ऊपर 4 आएगी क्योंकि ऊपर 6 आएगा। ऊपर 4 आएगा, नीचे क्या आएगा? मतलब ये वाला जो डिफरेंस है ये मेरा 0.4 हो जाएगा और ये 0.6 हो जाएगा। चलो समझ के समझा के लिख देना, थियरी वाले पार्ट में लिख देना कि इन दिस कॉम्प्लेक्स कहां से लिगेंड्स अप्रोच करेगा? बिटवीन द एक्सिस। पूरा लॉजिक समझ के लेंगे तो एमसीक्यूज में मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, फिर मस्का लगेगा तुमको एकदम। चलो भाई, हो गया? ए दोस्त, हो गया तेरा? क्या हो गया बता? ये समझ में आ गया? स्विचिंग समझा? स्विचिंग। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, एमसीक्यू में पूछेगा। लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी in tetrahedral complex is tetrahedral complex is 4/9 times of octahedral complex। तो tetrahedral complex का crystal field splitting energy 4/9 times of octahedral complex है। ऐसे लिख लेना, ये लिख लो ऐसे। देखो नोट लिखने का खाली, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे आया वो तुम थोड़ा दिमाग लगाना। उसका कितना था अपना? डेल्टा ओ का कितना था अपना? कितना था? ऊपर कितना था? 3/5 और नीचे कितना था? ये इधर से आया, ये एनर्जी ऐड करके। तो ये वो उतना कैलकुलेशन मत देखो तुम, खाली ये याद रखो कि डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ।
चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये 2/5 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 3/5 कितना आएगा, ये 6 कितना आएगा 10, 6/10 को कट किए तो कितना होएगा, कितना आएगा 3/5। उसका निकालने, उसका ऐड करने का, इसका ऐड करने का, पर वो कैलकुलेशन जाने देते, आप खाली ये 4/9 याद रखो बस, यही एमसीक्यू में पूछता है। चलो इतना पार्ट समझ गया, तो एक CFFT एक कॉन्सेप्ट समझ गया अपना। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अब कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो तुमको पहले शॉर्ट में बता देता हूं मैं, आप खुद ही बता दोगे मेरे को, मैं खाली आपको हिंट दूंगा। चलो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा लिखने को बंद कर दो, अपन पहले थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहला है, सुन रहे भाई, नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब आपके पास में नेचर ऑफ लिगेंड में दो वैरायटी है, कितनी वैरायटी है, कौन कौन से दो लिगेंड्स हो सकते हैं, बात मत करिए बच्चा, सुनना जरा। एक आपका होएगा न्यूट्रल लिगेंड, और एक लिगेंड्स कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव लिगेंड से, बरोबर है। एक आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है और एक नेगेटिव लिगेंड। आप मेरे को बताओ मेटल आयन के साथ में कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, न्यूट्रल लिगेंड होगा कि नेगेटिव लिगेंड अट्रैक्ट होगा। जैसे कि ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिया, आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है, चलो ये आपका नेगेटिव लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये मेटल आयन कैसा होता है, पॉजिटिव। मेटल आयन कौन सा होता है, ये जो सेंटर है मेटल आयन का, वो सेंटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन अच्छा तेजी से अट्रैक्ट होगा, न्यूट्रल वाला होगा कि नेगेटिव वाला होगा। तो कौन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, अमोनिया वाले की कि साइनाइड वाले की, साइनाइड वाले की। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मेटल आयन के साथ में अट्रैक्शन करेगा, ज्यादा होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अमोनिया वाला कि साइनाइड वाला, साइनाइड वाला। तो पहला फैक्टर समझ गया, मैं खाली फैक्टर लिखूंगा समझने का तेरे को, ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल है और ये क्या है, लिगेंड्स है दोनों, ये कौन सा है, नेगेटिव है, दोनों का अट्रैक्शन है, बट किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले का ना, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल के साथ में, ठीक है। दूसरा, अभी कुछ लिखने का नहीं, सीधा चुपचाप सुनते रहो। दूसरा, एक तो हो गया नेचर ऑफ लिगेंड, दूसरा हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स। जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ये 6 है और ये 4 है, तो किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा है, 6 और ये 4, तो जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है बोलो ना यार, हाँ 6 वाला ज्यादा स्टेबल है, जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स रहेगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। ज्यादा लिगेंड ज्यादा बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी, लिखने का नहीं है, पहले सब सुन लो एक एक करके। तीसरा वाला हेडिंग दे रहा हूं मैं तुमको, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं खाली आपको कॉम्प्लेक्स दूंगा और बोलूंगा चलो कौन ज्यादा स्टेबल है आप बता दो। एक ये आपके पास, एक आपके पास में ये है और एक ये है, एक को बोलते हैं फेरोसाइनाइड और एक को बोलते हैं फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। एक बात बताओ, एक में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और एक में +3 है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट एक में +2 है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो बोलो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा एक बात सुना है कि नहीं सुना है, जितना ज्यादा मेटल के ऊपर चार्ज आएगा
उतना मेटल का साइज छोटा होएगा कि बड़ा होएगा? कितना होएगा? सुनिए कि नहीं सुनिए? पॉजिटिव कटायन का साइज जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना साइज बड़ा होगा कि साइज छोटा होगा? पहले वो बताओ। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अंदर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। जितना छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसका साइज क्या होगा? उतना क्या होगा? छोटा आएगा। उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, ये 11th स्टैंडर्ड में भी तुमको मैंने बताया था, इज मैक्सिमम चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम ऑन, हाँ, स्मॉलर साइज। जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, मेटल आयन के साइज के बारे में बात कर रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, उसका चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल Na+Mg+2 Al+3Si+4, सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा कौन है भाई? हाँ शिवम सुन, इसमें अगर आपको 4 सॉल्ट दिए, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, आपको बोला है कि कौन सा सॉल्ट में बॉन्डिंग मजबूत है? SiCl4। अपन बोलते ना यार SiCl4 नॉन पोलर है, बाकी सब कैसा है? पोलर है, कोवेलेंटली बॉन्डेड, एब्सोल्युटली। ये बोलते ना CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। काय को नॉन पोलर? क्योंकि ये क्या है? ये सेंटर पे है, इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा। छोटा रहेगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, समझा? तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना मेटल आयन का साइज करेगा, छोटा रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या करेगा? फॉर्म। SiCl4 बोलते हैं ना, सिलिकॉन वाला कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता है, समझा? AlCl3 भी कोवेलेंट है, MgCl2 आयोनिक है, ये भी आयोनिक है। चारों सोल्यूशन का एक्वियस सोल्यूशन बनाया गया ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा और सबसे कम कौन कंडक्ट करेगा? SiCl4। इसी के ऊपर तुम्हारा पूरा एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है, समझा? तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा साइज करेगा उसका छोटा, और साइज छोटा मतलब चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तोड़ने नहीं देगा। आप चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ अभी। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? ए ज्यादा स्टेबल होगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है? +3 किसमें है? ए वाले में +3 है कि बी वाले में? बी वाले में +3 है, यस। तो ये वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, समझा? अब चलो आ जाओ। अगर आपके पास में 2 टाइप के लिगेंड्स है, एक आपके पास में है, तो कौन सा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है। एक आपके पास क्या है? और एक आपके पास में नॉर्मल लिगेंड है। चलो चिलेटिंग लिगेंड में DMG हो गया मेरा, C2O4 हो गया, EDTA हो गया, और ग्लाइऑक्सिलेट हो गया। अगर आपको मैं बोलूं किसके कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, आप बताओ किसका कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन ले ले, ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन सबसे मजबूत, एकदम तगड़ा बॉन्ड कौन बना रहा है? EDTA। कितना डोनर एटम है? 6, समझा? तो 6 डोनर। चिलेटिंग लिगेंड रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? हाँ, तो चिलेटिंग लिगेंड हमेशा क्या रहेगा? स्टेबिलिटी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। तो स्टेबिलिटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल आयन। स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, समझा? आओ थोड़ा लिखते, नहीं तो सो जाओगे। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डाला, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उसमें लिखो जरा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन, stability of complex depends upon interaction between metal ion and ligands. Interaction between metal ion and ligands. उसमें लिखना stronger the क्या लिखोगे? Stronger the interaction, maximum will be the stability. Stronger the interaction, maximum will be the stability.
लिखा स्ट्रॉन्गर द मेटल आयन मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी। अब ऐसे लिख दो m प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो ये बनेगा MLN, ये प्लस n माइनस n, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये रेशो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर है, ये रेशो ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये रेशो कम तो स्टेबिलिटी कम। यहाँ पे L और ये इसका पावर हो जाएगा। तो ये रेशो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, ये लिख लो पहले। फिर आपको कुछ फैक्टर दे रहा हूं, आप बताना डायरेक्टली कि इनवर्सली। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। सो सिर्फ मैं फैक्टर दूंगा, आपको बताना है कि वो फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, फर्स्ट फैक्टर टाइप्स ऑफ लिगेंड। चल दोस्त बोल, टाइप्स ऑफ लिगेंड किस कौन से केस में स्टेबिलिटी ज्यादा, न्यूट्रल में कि न्यूट्रल में ज्यादा होएगा कि नेगेटिव में ज्यादा होएगा? चल दोस्त लिख देना, जिसमें ज्यादा की कम वो अपने आप लिख देना। एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं तुमको। ये मेरा A, ये B, कौन ज्यादा स्टेबल है आप खुद बता सकते हो। A ज्यादा स्टेबल है कि B ज्यादा स्टेबल है, बताओ। A number of ligand directly proportional to stability की इनवर्सली डायरेक्टली। कौन है रे बाबा इतना हंस रहा है, बाहर जाने का है क्या? हर्षवर्धन देखो, बाहर जाने का है क्या? ये अपना देख लेना अभी फोर्थ वाला, तुमको लिखने का है डायरेक्टली इनवर्सली, कौन ज्यादा है कौन कम है।
चलो ये कंप्लीट कर देना जरा। लास्ट के हाफ एन आवर अपने को एमसीक्यूज करना है, अभी आधा घंटा और करेंगे फिर एमसीक्यूज। हाँ जी बोलिए। हाँ वही होता है, वही फजांस रूल होता है। चार्ज छोटा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होएगा, इंटरेक्शन ज्यादा होएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसी को फजांस रूल बोलते हैं। जो 11th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था, याद है ना? शायद से मैंने ही पढ़ाया था कि शिवम सर पढ़ाए थे फजांस रूल। चलो हो गया। लास्ट वाले में बोलो सबसे ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसमें रिंग सबसे ज्यादा बनेगी, किसमें चिलेशन ज्यादा आएगा, इसमें 6 रिंग बनता है। इसके ऊपर वाला कौन सबसे ज्यादा, ए एस आई का क्या लिखा हुआ है यार, सॉरी एस आई, सॉरी। यहाँ तेरे ऊपर कितना चार्ज जाएगा, एस आई के ऊपर कितना चार्ज आता है, +4। हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। और एमजी के ऊपर भी गलत लिखा हुआ, एमजी के ऊपर कितना आएगा, +2। ये कैसे मैं गलत लिख सकता हूँ रे? शिवम को मुंह देख लिया था, देख शिवम इतना पनौती है कि तेरे को देख के मैं गलत लिख दिया। एस आई +4 एमजी +। हाँ बोलो अभी सबसे ज्यादा कौन, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग? अरे यार भग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहेगा उसका साइज छोटा होता है, मालूम नहीं क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो कौन है सबसे छोटा, कौन है यहाँ पे, एसआई। ठीक है, और इसमें ये वाले में, इस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, ईडीटीए। रिंग भी 6 बना रहा है ना, चिलेशन भी ज्यादा है। कुछ समझ रहा है अपने को कि नहीं समझ रहा है? सही है। तेरा 3 BHK फ्लैट कितना है तेरे पास? 3 है? 2 है? 2 BHK, एक 3 BHK और एक फार्म हाउस है, एक घर है। अबे तो क्या तेरे को टेंशन क्या बना लिया तेरे पापा? तू बेच के खाएगा और क्या, तू थोड़ी बनाएगा। 3 जनरेशन होती है, 3 जनरेशन। मैं तेरे को बताता हूँ, रियलिटी सुन। GOD एग्जाम्पल के साथ बताओ। एक होती है जनरेटर, तेरे दादाजी आए रहेंगे यहाँ पे, रुके रहेंगे, और उन्होंने एक तेरे को प्लेटफॉर्म दिया तेरे पापा को, तेरे पापा ने, ठीक है, वो जनरेटर है तेरे पापा, तेरे दादाजी। तेरे पापा ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज किया, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाए। GOD जनरेटर, ऑर्गेनाइजर। तू आया तीसरा डिस्ट्रॉयर, तू ये प्रॉपर्टी बेच के खाएगा, तू डिस्ट्रॉयर है। एग्जाम्पल देख, सुनना, एग्जाम्पल देख। धीरू भाई अंबानी जनरेटर, उसका लड़का अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ऑर्गेनाइजर, और उसके बाद में अनिल अंबानी की अगली पीढ़ी आ गई डिस्ट्रॉयर। अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट है, मुकेश अंबानी तो भी ठीक है, तो उसकी अगली जनरेशन डिस्ट्रॉयर, प्रॉपर्टी को बेच के खा रही है। तीसरा सुन, अब ये हरिवंश राय बच्चन, मालूम है ना, अमिताभ बच्चन का बाप। हरिवंश राय बच्चन आया, अपना नाम बनाया, फेम बढ़ाया, उसको लेके अमिताभ बच्चन ने और पे पैसा कमाया, वो ऑर्गेनाइजर हो गया। अभी उसका अभिषेक बच्चन वो डिस्ट्रॉयर है। तो तू तीसरी जनरेशन, तू सोच, तेरे को जनरेटर बनना है, ऑर्गेनाइजर बनना है कि डिस्ट्रॉयर बनना है? मेरा दादा जनरेटर था ही नहीं, मेरा डैड है जनरेटर ऑर्गेनाइजर है। दादा ने कुछ भी नहीं किया। तेरे दादा ने डैड को पैदा तो किया ना, खिलाया पिलाया पढ़ाया तो किया ना, पढ़ाया खिलाया पिलाया, मतलब तेरे डैड एजुकेटेड है ना? हाँ तो एजुकेशन तो दिया ना, तो ग्रेजुएट तो है ना? तू पहले तेरे को ग्रेजुएट बनना बनेगा, इसके लिए तो पढ़ा रहे, नहीं तो तू ऑर्गेनाइजर के पे तू डिस्ट्रॉयर नहीं बन जाए। हाँ तो मतलब ये बोल रहा है कि इसके पापा की सक्सेस में दादा का कोई रोल नहीं है? ऐसा थोड़ी है यार, क्या बोल रहा है तू यार, कुछ भी यार। फैमिली में तू कलेश कर देगा, झगड़ा करवा देगा। अच्छे सिटी में तो रखा ना, तेरे डैडी को अच्छा माहौल तो दिया ना, अच्छा एजुकेशन तो दिया ना, उतना बहुत है। पैसा दिया वो थोड़ी जरूरी होता है। अभी हमारे बाप ने भी हम लोग को क्या दिया, कुछ पैसा वैसा थोड़ी दिया, अच्छा खिलाया पिलाया और एजुकेशन दिया, बस। पैसा थोड़ी मैं उससे मांगूंगा, वो तो मैं कमाऊंगा ना, मेरे को अच्छा एजुकेशन दिया तो मेरे। अब तू ऑर्गेनाइजर बनेगा कि डिस्ट्रॉयर बनेगा, तू देख। और भी एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो तू ऑर्गेनाइजर बनना चाहता है कि डिस्ट्रॉयर? हाँ, अगर अच्छा पैसा कमा लिया और प्रॉपर्टी आगे बढ़ा दे तो ऑर्गेनाइजर, बेच के खाया तो डिस्ट्रॉयर। हाँ जितना हाँ वो भी है। नहीं पर तू आगे जाके जुआ हुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, हार गया तो तेरे को बेचना पड़ेगा ना।
वो भी तो है ना, तू ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है अभी आईपीएल में, देखा मैं तू क्या कर रहा था। मतलब सोच एकदम से तू ऐसे हार गया और फिर तू फिर अपना प्रॉपर्टी बेच डालेगा। तो वो तो चल तेरा छोटा भाई है तो आधी प्रॉपर्टी बची रहेगी डैडी की, आधी तो देख ले फिर। तू तेको पैसा कमाने की जरूरत है दोस्त, अपना फार्म हाउस नहीं है, अपना 3 BHK का 2 फ्लैट नहीं है, अपने को पैसा कमाने का देख। ठीक है यार, ठीक है यार, तेरा तो सेट है यार, बहुत मेहनत करना है समीर अपने को यार। हाँ, अपना तो कोई फार्म हाउस नहीं है, फार्म हाउस भी है भाई का। ए अगला पिकनिक इसके फार्म हाउस में, हाँ विराज तेरा हो गया, अगला पिकनिक इसके फार्म हाउस। किधर आने का फार्म हाउस का है? लोनावाला। अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, सस्ते में दे देना घर, थोड़ा सस्ते में दे देना। लोगों तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार, बिजनेस भी तो करना है ना यार। लोनावाला में मेरे को कार्ड वार्ड दे के रखना, मैं कभी जाऊंगा तो फिर ऐसे थोड़ा रेफरेंस दे के थोड़ा, है ना, थोड़ा तो कम कर देना, 100-200 कम कर देना ना। तो डर मत, आईडी वाईडी दूंगा मैं, बरोबर। चलो ये बस हो गया, डन, समझ गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट है, खाली एक इजी वाला आज करेंगे, डिफिकल्ट वाला अगले लेक्चर में करेंगे। हेडिंग लिखो, हेडिंग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। शिवम भाई हेडिंग लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरी हेडिंग लिखना आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिर्फ आज इजी वाले आज कराऊंगा, डिफिकल्ट वाले अगले लेक्चर में, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म में अपने पास में 2 टाइप के आइसोमर है इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक आएगा इसका स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जो इस क्लास में नहीं होएगा अगले क्लास में होएगा, और एक ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर, ये अगले क्लास में होएगा, पूरा लेक्चर यही होएगा अगले क्लास में, स्टीरियो आइसोमर। आज इजी वाले में स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लिंकेज, अच्छा इसको कैसे याद रखने का, LIC हाउसिंग स्कीम, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होते हैं अपने पास, LIC हाउसिंग स्कीम मतलब पहले का नाम है लिंकेज आइसोमर, एक है आयोनाइजेशन आइसोमर, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर, सब में आइसोमर लिख देना, लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेट आइसोमर, और H आप इसको हाइड्रेट आइसोमर बोल सकते हो, और हाइड्रेट आइसोमर को ही सॉल्वेट आइसोमर बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमर। चलो तो ये वाला पार्ट आज हो जाएगा। क्या पीछे वाले क्या मस्ती कर रहे हैं, बाहर जाने का है क्या? अभी ये पढ़ाते टाइम मस्ती मत कर, क्योंकि MCQs दूंगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये 4 आज हो जाएंगे बट वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो वो आप लोग वो वाली बैच में कर लेना। ये 4 ये मैं करा देता हूँ। हाँ नहीं ये लोग को बोलो, समीर भाई को बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें हो गए, तो वहां पे तुम्हारे कुछ दोस्त रहेंगे, उनसे पढ़ लेना। तो किससे भी पढ़, देखो समझ में नहीं आएगा, एट द एंड मैं तेको एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं तेको पढ़ाऊंगा, या फिर शिवम सर से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बच्चे से पढ़, कोई भी बच्चा ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि वो देख के समझ में नहीं आता है, उसमें बहुत सारा लफड़ा है उसमें। तो भी एक महीने बाद मैं तेको मिलूंगा और बोलूंगा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं समझ में आया तो आज मैं तेको एक्स्ट्रा लेक्चर में पढ़ा देता हूँ मैं। फिर भी एक सेकंड चांस कब मिलेगा पता है, जब CET बैच में ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये वाला जब पढ़ाने जाऊंगा तब आ जाना, क्योंकि बुक देख के, वीडियो देख के, ऑनलाइन देख के नहीं समझेगा। ये क्या बोल रहे हैं, समझना किसको है सर, समझना किसको है ना।
चलो आओ देखते हैं। तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हेडिंग डाल दो ऊपर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 2 लेक्चर और 1-2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा नहीं क्या अभी तक? तो ये नहीं लिखा? अच्छा ठीक है, लिख ले। चल 5 मिनट रुकता हूँ मैं। मोस्टली अगले वीक में अगर 2 लेक्चर हुआ तो शायद खत्म हो जाएगा। देख सकता है, बैठ सकता है, काय को ऐसे मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि तू मत करके। अगर इनके इस तरह लेक्चर का टाइमिंग और ये लेक्चर का टाइम क्लैश नहीं होगा तो बैठ जाओ, पर तू नहीं बैठेगा, पता है, तू थक जाएगा पहले लेक्चर में। स्टार्टिंग के लेक्चर में 7 से 10, 11 से 1:30 में थक जाएगा, तो क्या 2 बजे तू लेक्चर थोड़ी बैठ पाएगा? तेरा एनर्जी बचेगा क्या इतना? देख लेना, अगर 1 लेक्चर होगा तो बैठ सकता है, उसमें कुछ नहीं है। अगले 2 हफ्ते 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, मतलब 2 या मैक्स टू मैक्स 3 खत्म हो जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसके बाद वाला कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो थियरी, वो तो पढ़ के भी कर सकता है, बट ये वाला पार्ट बाकी रहेगा। क्या क्या बाकी रहेगा बताता हूँ। ये वाला पार्ट बाकी रहेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाकी रहेगा और एक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब तेरे 3 कॉन्सेप्ट बाकी रहेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर 1 कॉन्सेप्ट, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड 2 और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 3 कॉन्सेप्ट बचेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है। चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। राइट ऑन, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो एक तुमको मैं हिंट दे देता हूं। मैं एक काम करता हूं, हिंट नहीं देता हूं, मैं सीधा एग्जांपल लिखता हूं। आप एग्जांपल देख के समझ जाओगे कि इसमें क्या, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों है। इसका एग्जांपल, ये क्यों लिंकेज आइसोमेरिज्म है, तो मैं डायरेक्ट इसमें से एग्जांपल ढूंढ के आपको दे देता हूं मैं। तो एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दे रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है और देख के नोटिस करना है। जैन भाई साहब आप भी एग्जांपल देखिए। तो CONS3 3NO2 ये, और ये CONS3 3ONO। ठीक है, ये अगर इन केस आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो FeSCN3 और ये +3 और ये आपका दूसरा FeNCS, ये वाला समझ लो। इन केस अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बातें मत करे दोस्त, तो ये जरा समझो कि क्या है ये। थोड़ा तो समझ में आ गया, इतने भी गधे नहीं हो तुम लोग। ये तीनों लिंकेज आइसोमर के एग्जाम्पल है। अब आप बोलो कि ये लिंकेज आइसोमर के एग्जाम्पल क्यों है। चलो बताओ क्या है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है। मैंने नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं, आपको खाली ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या हो रहा है इसमें। हर्षवर्धन ठीक है, ये लोग ने कुछ बोला, थोड़ा तू भी बोल, कमेंट करो जरा, ये दोनों को देखो, ये भी देख और देख के क्या बोल सकता है। हाँ ठीक है दोस्त, तेरे दिल में जो भी आ रहा है बता दे, चलेगा। नहीं तो सही बोल रहा है, बोल। हाँ ठीक है, तू क्या बोल रहा है विराज? तो बोलना है ना, कुछ तो बोलना है, बोलने के लिए बैठे अपन। क्या बोल रहे हैं उसको बोला। दोस्त क्या बोल रहे हैं आप? जो बोल रहा है बोल देना, सही है। तू क्या बोल रहा है? अली क्या सोच रहे हैं? कुछ तो चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है बताओ, तू इलेबोरेट कर, क्या इलेबोरेट करना चाहती है? क्या बता, लिगेंड्स क्या हो रहा है? लिगेंड्स तो नहीं चेंज हो रहा है, उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेंज हो रहा है। सेम लिगेंड बट विथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। थायोसाइनाइड एक बार सल्फर से बॉन्ड बना रहा है मेटल, और एक बार नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, बरोबर ना?
NO2 लिगेंड्स तो सेम ही है, लेकिन एक बार बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है और एक बार बॉन्ड कौन बना रहा है? ऑक्सीजन। समझा? तो सेम लिगेंड बट विथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, बट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? अलग है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, लिंकेज आइसोमर में कौन से टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए? हाँ बस, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखा तो समझ जाने का कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है अपना। हाँ, तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। लिखो, आइसोमेरिज्म विच इज कॉज्ड ड्यू टू isomerism which is caused due to same ligand is bonded with central metal ion, same ligand bonded with central metal ion, but with different point of attachment. Same ligand bonded with central metal ion but with a different point of attachment. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, ligand should be ambidented. ligand should be क्या? ambidented. ambidented ligand रहेगा तो समझ जाने का कि कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म। प्लीज एग्जांपल भी लिख लो जरा। क्या चल रहा है रे? क्या फालतू की, तुमको बाहर भगा दो क्या रे? एक तो कुछ आता नहीं, ऊपर से टाइम पास कर रहा है पीछे वाले। बाहर निकाल दूंगा, फिर बाद में मेरे को मत बोलना, बाहर निकाल के फोन कर दूंगा तेरे घर पे। अच्छा, अभी इसके बाद में जरा देखो बच्चों, अगला क्या लिखा है मैंने एग्जांपल में? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोबाल्ट अमोनिया सल्फेट और ब्रोमाइड। कोबाल्ट अमोनिया ब्रोमाइड सल्फेट सब है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो आयन सेम टाइप का बनेगा कि डिफरेंट टाइप का बनेगा? बोलो। हाँ, ये Br माइनस, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस। और अगर इसको पानी में डाला तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2 और SO4 2 माइनस। समझ में आया ना? अंदर का लिख लोगे ना? क्या क्या आएगा? CO आएगा अंदर, NH3 आएगा और क्या आएगा? Br आएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ है पता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बाहर गया, ये अंदर आया। देखिए, बाहर गया, अंदर आया। समझा? यहाँ पे SO4 अंदर है, Br बाहर है, तो ये एक्सचेंज हो गया है। तो इस टाइप का अगर आइसोमेरिज्म रहेगा तो क्या होगा पता है? एक मेटल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज चेंज हो गया ना, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो जाएगा। समझा? वेवलेंथ एब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो लिखो जरा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिखो, exchange of ions takes place between inside and outside the coordination sphere. Exchange of ions takes place between inside and outside the coordination sphere. Inside and outside the coordination sphere. These isomer gives different ion in the aqueous solution. क्या लिखोगे? These isomer gives different ion in the aqueous solution. एग्जाम्पल लिख लो चलो। हाँ चलो, इसके बाद में लिखो। तो 2 हो गया ना, L हो गया, I हो गया। नेक्स्ट राइट ऑन कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म।
चलो 1 मिनट है बच्चों लोग, चलो बताओ जरा इसमें क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें, दोनों में जरा एक सोच के बताओ। कौन बात कर रहे भाई, क्या है रे भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे को? बोलो क्या होगा इसमें। बोलो क्या क्या नोटिस क्या कर रहे हो, बोलो। लिगेंड्स क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख इसका पार्टनर इसके पास गया, इसके पास इसका पार्टनर इसके पास गया, मतलब लिगेंड्स और मेटल आयंस क्या हो रहे हैं, स्विच। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड एंड मेटल आयन टेक्स प्लेस बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक स्फीयर। दोनों स्फीयर में क्या हो रहा है, लिगेंड्स क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। उस वहां पे भी देख ले पार्टनर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। लिखो जरा, चलो लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो, लिखो ligands are interchanged with, write on, ligands are interchanged with, ligands are interchanged with cationic and anionic sphere. Ligands are interchanged with cationic and anionic sphere. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो। हाँ होता नहीं है, मतलब दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं कि ये दोनों आइसोमर है, तो कौन सा आइसोमर है, होता नहीं है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, अलग कॉम्प्लेक्स है, हम इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं कि ये दो आइसोमर है, क्योंकि वे एक जैसे दिख रहे हैं बट एक जैसे है नहीं, खाली दिख रहे हैं एक जैसे, इंटरचेंज हो गए वो। चलो नेक्स्ट लिखते जरा, एक और बचा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जांपल राइट डाउन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो राइट डाउन एग्जांपल, क्या है अपना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं, ए चलो इसमें क्या हुआ है, जरा रिलेशन पता करो क्या है ये, इनमें क्या रिलेशन है, थोड़ा सोच के बताओ क्या हो रहा है। देख क्लोरीन अंदर आ रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, एक क्लोरीन अंदर आया, एक गया, दो आया, दो वाटर गया, फिर तीनों आया, तीनों वाटर गया, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा तो लिगेंड्स का, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
तो लिख लो जरा, स्टेटमेंट लिखो। लिखो आइसोमेरिज्म इन विच exchange of water, isomerism in which exchange of water takes place between, किधर किधर exchange of water takes place between, किधर किधर होएगा exchange of water takes place between inside and outside the coordination sphere. Exchange of water takes place between inside and outside the coordination sphere. चलो हो गया, लिख के हो गया। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल।